जस्टिस की मांग करते हैं, किससे करते हैं? गवर्नमेंट से करते हैं, ऑफिशियल से करते हैं? हॉस्पिटल के में जो बड़े अधिकारी है उन्हीं पे ही उठता है कि 36 घंटे तक उस डॉक्टर से ड्यूटी करवा क्यों रहे थे। पेरेंट्स की जिम्मेदारी भी बनती है को स्टार्टिंग से अपने बच्चों को बैड टच और गुड टच के बारे में सलाह दें। तो फिर ठीक है, आप छोड़ दो अपनी गद्दी, अब इस्तीफा दे दो अपनी गद्दी से। क्या और डॉक्टर नहीं थे वहाँ पर, या बाकी जितने डॉक्टर थे उनको छुट्टी क्यों दी गई थी? फायदा ही क्या है आपके चीफ मिनिस्टर बने रहने का जब आप एक लड़की को न्याय नहीं दिला सकते हो? बेटी के साथ साथ अपने बेटों को भी पढ़ाओ। सड़कों पर उतरने के लिए उनके साथ उनका समर्थन कर रही हैं, उनके साथ बैठ रही हैं। ये एक दो आदमी का काम नहीं है, ये कम से कम 8-10 आदमियों का काम है। हमारा देश नीचे नहीं गिरा है, हमारे देश के लोग नीचे गिर गए हैं, उनकी सोच नीचे गिर गई है। क्या हो रहा है? क्यों जस्टिस नहीं मिल पा रही है? जिस तरीके से उसे तड़पाया गया उस तरीके से उन्हें भी तड़पाया जाना चाहिए। गवर्नमेंट खुद बोल रही है कि हम प्रोटेस्ट पर उतरेंगे, तो तुम किससे न्याय मांग रहे हो? नमस्ते, मेरा नाम नीतीश ठाकुर है। एक बार फिर आप जनहित टाइम्स देखना शुरू कर चुके हैं। इस वक्त कोलकाता में जो कुछ भी हो रहा है वो कहीं ना कहीं बेहद दुखद है, क्योंकि जिस बेटी के साथ, जिस बहन के साथ वो हुआ, सभी की संवेदनाएं उनके साथ हैं। संवेदनाएं सरकारें भी दिखा रही हैं। कभी भारतीय जनता पार्टी के नेता संवेदनाएं दिखा रहे हैं तो कभी वेस्ट बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। लेकिन ममता बनर्जी ने ऐसा कुछ कर दिया है जिसको लेकर के कहीं ना कहीं पूरा देश सवाल खड़ा कर रहा है कि जब आप स्वयं सरकार में होते हैं, उसके बावजूद भी जब आपको आंदोलन के लिए बैठना पड़ जाए, तो इसका मतलब यह है कि आपका अपने प्रशासन के ऊपर नियंत्रण नहीं होता है। क्योंकि ममता बनर्जी ने एक ऐसी बात कह दी है, उनका कहना है कि मैं भी अब प्रोटेस्ट साइट पर जाकर के वहां पर प्रोटेस्ट पे बैठूंगी और उसके बाद मैं भी न्याय की मांग करूंगी। तो सवाल यह उठता है कि जब आप सत्ता में स्वयं बैठी हुई हैं, तो आपने ये जिम्मेदारी, जब आपने ये शपथ ली होगी, तो आपने ये भी कहा होगा कि मैं इस देश के नागरिक को, अपने राज्य के नागरिकों को सुरक्षित रखूंगी। तो जब आपको स्वयं ही ये करना पड़ रहा है, आपको खुद ही बैठना पड़ रहा है प्रोटेस्ट पे, तो अपने आप में बहुत बड़ा सवाल हो जाता है। और इसी मुद्दे को लेकर के मेरे सभी साथी हैं, हिमांशु जी हैं, समीक्षा जी हैं, और साथ ही मेरे साथ निशा लखवाल जी हैं, ग्राउंड पे बहुत ज्यादा एक्टिव रहती हैं। तो इन तीनों से ही देखेंगे किस एंगल से इस पूरे मामले को समझते हैं, और मैं एक एक करके सभी सहयोगियों के पास जाऊंगा। सबसे पहले मैं आपके पास आता हूं समीक्षा जी। स्वयं आप एक महिला हैं, आपने इस मैटर को लेकर के पहले भी बहुत कुछ बोला था। कैसे देख रही हैं कि जब आप महिला, जिनके साथ वो भी एक महिला, और साथ ही उस राज्य की छोड़िए बल्कि पूरे देश की इकलौती महिला मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं, और उसके बावजूद भी जब वो ये कहती हैं कि मैं भी जाकर के आंदोलन करूंगी और मैं भी न्याय की मांग करूंगी, तो कैसे देखते हैं इस पूरे मामले में? जब कहीं प्रोटेस्ट होता है तो लोग जस्टिस की मांग करते हैं, किससे करते हैं? गवर्नमेंट से करते हैं, ऑफिशियल से करते हैं। अब गवर्नमेंट खुद बोल रही है कि हम प्रोटेस्ट पर उतरेंगे, तो तुम किससे न्याय मांग रहे हो? अगर तुमको अपने सरकार पे इतना भरोसा नहीं है, आपको सेंट्रल पे ये चीज़ डालनी है, तो फिर ठीक है, आप छोड़ दो अपनी गद्दी, अब इस्तीफा दे दो अपनी गद्दी से कि मैं नहीं रहूँगी यहाँ की चीफ मिनिस्टर। फिर आप वहाँ पे जो प्रेसिडेंशियल रूल जो होता है, आप वो लगवा दो। फिर फ़ायदा ही क्या है आपकी चीफ मिनिस्टर बने रहने का जब आप एक लड़की को न्याय नहीं दिला सकते हो? जी, अच्छा, तो आपका ये कहना है। लेकिन ममता बनर्जी के एंगल से अगर हम इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करें, तो उनका कहना है कि अब जांच जो है वो सीबीआई के हाथ में चली गई है, तो वो सीबीआई को सवालों से घेरेंगे। उनका कहना ये हो सकता है। देखिए, हम इंडिया में रहते हैं, हम सबको पता है कितनी करप्शन है यहाँ पे, ठीक है। अगर मेरा आज कोई काम अटका हुआ है 3-4 सालों से, सरकारी काम है, ठीक है, मेरा कोई सोर्स नहीं है, तो वो अटका ही पड़ा रहेगा। लेकिन अगर मेरा कोई सोर्स है गवर्नमेंट में और मैंने एक बार उसको बोल दिया ना कि यार ये पास करवा दो, वो हो जाएगा। तो अगर आपके पास पावर है तो आप क्यों नहीं करवा रहे हो उस चीज़ को? पहले तो इसको सुसाइड का नाम दिया गया, रेप्यूटेशन बचाने के लिए कि सुसाइड किया। सबसे पहले उनके माता पिता को बताया जाता है कि उनकी तबीयत खराब है, हाँ। उसके बाद पता चलता है कि उन्होंने सुसाइड कर लिया, लेकिन उसके बाद पता चलता है कि उनकी बेटी के साथ दुष्कर्म हुआ जी, और इतनी बुरी तरीके से हुआ है। कोई भी इंसान कितना भी पागल हो, वो क्यों खुद को इतनी ज्यादा चोट पहुंचा के सुसाइड करेगा? ठीक है। दूसरी बात, इन्होंने 2 कल्प्रिट्स पकड़ लिए हैं जैसे तैसे, और अब केस को बंद करने में लगे हुए हैं कि ठीक है अब हो गया, आरोपी की गिरफ्तार कर लिया। सर, उसकी बॉडी से ना 151 मिलीलीटर सीमन मिला है, लिक्विड मिला है। एक इंसान साइंटिफिकली 15 मिलीलीटर अपने बॉडी से लिक्विड रिलीज कर सकता है, ठीक है। 151 ग्राम और 15 ग्राम, कितना डिफरेंस है? ये 1-2 आदमी का काम नहीं है, ये कम से कम 8-10 आदमियों का काम है। और इसके बाद भी उसको सुसाइड बताया जा रहा है, और फिर सुसाइड से हटके 2 कल्प्रिट्स। क्या हो रहा है?
क्यों जस्टिस नहीं मिल पा रही है? अगर उसके साथ बलात्कार हुआ है, उसके साथ हैवानियत हुई है, उसको पकड़ो, उसके जितने भी अपराधी हैं उनको पकड़ो और सज़ा दो। और ये सज़ा ये नहीं होती कि फांसी पे लटका दो, जेल में उम्र कैद दे दी, ये नहीं। जिस तरीके से उसे तड़पाया गया है उस तरीके से उन्हें भी तड़पाया जाना चाहिए। ठीक है, ये आप भावनात्मक होकर बोल सकते हैं, लेकिन आपको नहीं लगता है कि देश में कुछ संविधान है, कुछ कानून है, उस प्रक्रिया के तहत ही मामला चलेगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि देश अब इस लेवल पर आ गया है कि अब अगर हम उस चीज़ का वेट करेंगे ना कि कानूनी रूप से हो, तो वो सालों साल लग जाएंगे। निर्भया कांड में भी यही हुआ था, सबको पता था उसके साथ क्या हुआ है, सबको पता था कि कितनी हैवानियत की गई है, लेकिन उसको 7 साल बाद सज़ा दी गई। 7 साल, क्या कारण था 7 साल का? क्यों 7 साल लिए गए? क्या आपको पता नहीं था कि उन्होंने उसका रेप किया है? क्या आपको पता नहीं था कि उन्होंने उसका मर्डर किया है? मर्डर और रेप केस में क्या होता है? आपको पता है आप अपराधी हैं, आपको सज़ा होना है। 7 साल क्यों? आपके हिसाब से किन किन लोगों के ऊपर इसका ब्लेम जाता है कि उस महिला के साथ अगर कुछ भी हुआ तो किन किन लोगों पे ब्लेम जाता है? जितने भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, हॉस्पिटल पे, क्योंकि जो अपराधी इन्होंने पकड़े हैं, पता नहीं किस बेसिस पे पकड़े हैं, लेकिन जो अपराधी इन्होंने पकड़े हैं वो सिविक पुलिस वॉलंटियर था, वो पुलिस के लिए काम करता था, उसका हॉस्पिटल में आना जाना लगा रहता था। अपॉइंटमेंट करने से पहले उसकी जांच पड़ताल नहीं की गई, उसका पास्ट चेक नहीं किया गया कि वो शराब पीता है, वो उसको पॉर्न की लत है, क्यों नहीं किया गया? इतना बड़ा हॉस्पिटल आप खोल के बैठे हुए हो, ठीक है। और कल परसों की बात न्यूज़ में देखा मैंने अपडेट की, वहाँ पे लोगों ने प्रोटेस्ट के चलते हुए अटैक किया है, हॉस्पिटल पे अटैक किया। समझ आता है, बहुत आक्रोश है लोगों में। आसपास के गर्ल्स हॉस्टल में चढ़ाई करने की कोशिश की, क्या मतलब बनता है इसका? आप आक्रोश उस चीज़ के लिए करने आए हो या गर्ल्स हॉस्टल में घुसने के लिए आए हो? तो ये मानसिकता दिखाती है कि आप उस चीज़ का, जिस चीज़ का आप विरोध कर रहे हो उस चीज में आप खुद भी पैर डाल रहे हैं। यही तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि समाज में रेपिस्ट जो है ना, वो आपके आसपास में बहुत ज्यादा है। सबसे पहली चीज, बुरा मत मानिएगा, मेरी थोड़े से कड़वी बोल होंगे, जो लोग खुद प्रोटेस्ट पे उतरे हुए हैं वो भी बलात्कारी हैं। अगर ये बलात्कारी मानसिकता नहीं होती तो गर्ल्स हॉस्टल में आप कैसे घुसते? मैं आपके पास आऊंगा, क्या कहना चाह रही थी आप? मेरी जो सहयोगी हैं काफ़ी भावुक हो गई हैं इस केस को लेकर, लेकिन एक चीज़ मैं कहना चाहूँगी कि जब ये हुआ और जब ये चीज़ सामने आई तब ये सवाल उठ रहे हैं कि उसकी जांच नहीं हुई लड़के की, वो, लेकिन ये नहीं देखा कि वो कितने सालों से था। शायद उसने पहले भी ऐसा कुछ किया होगा, जैसे कि पहले हमारे सहयोगी ने कहा था कि रेप सिर्फ छूने से नहीं, आंखों से भी होता है। तो पहले उसने कितने ऐसे डॉक्टर्स को ऐसे घूरा होगा या देखा होगा, या कितने टाइम से उस डॉक्टर के पीछे होगा कि भाई अब ये 36 घंटे की रेगुलर ड्यूटी करके आ रही हैं, सुस्ताने जा रही हैं, तो अब ये फिजिकली जो है वो वीक होंगी, तो अब इनके साथ ये सब चीज़ें की जा सकती हैं। सबसे पहला सवाल तो हॉस्पिटल के में जो बड़े अधिकारी हैं उन्हीं पे ही उठता है कि 36 घंटे तक उस डॉक्टर से ड्यूटी करवा क्यों रहे थे? क्या और डॉक्टर नहीं थे वहाँ पर? या बाकी जितने डॉक्टर थे उनको छुट्टी क्यों दी गई थी? या सिर्फ अगर वो लड़की है या वो महिला है उसी का ही राइट बनता है कि वो 36 घंटे तक ड्यूटी करेगी? ये कहाँ है? क्या कोई मेल नहीं था या ड्यूटी चेंज नहीं हो सकती थी? तमाम चीज़ें, ये सवाल वहाँ पे खड़े हो रहे हैं। लेकिन एक सवाल ये भी है कि जब ये सब चीज़ें हुई, सामने चीज़ें आई, अब सीबीआई जांच की मांग लोग प्रोटेस्ट करके कर रहे हैं। ये कोई पहला केस नहीं है नीतीश, जब हम ये सब चीज़ें देख रहे हैं कि रेप हुआ है, लोग सड़कों पर आए हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कैंडल मार्च कर रहे हैं, विपक्ष के भी लोग जो हैं वो कैंडल मार्च कर रहे हैं। ऐसे बहुत से प्रोटेस्ट हमने देखे हैं, लेकिन एंड में होता क्या है? कैंडल्स बुझ जाती हैं, हाँ। लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। होता क्या है इससे? मेरा एक सवाल आपसे ये है कि जब हम केसेस की बात कर रहे हैं और प्रोटेस्ट की बात कर रहे हैं, तो ममता बनर्जी भी अब प्रोटेस्ट पे उतर रही हैं, आपके हिसाब से आपको उचित लगता है? देखिए, ममता बनर्जी इसलिए शायद अब उतर रही हैं प्रोटेस्ट पे क्योंकि जांच सीबीआई को सौंप दी गई है। वो ये चाह रही हैं सेंट्रल गवर्नमेंट इसमें दखल दे, शायद जांच अच्छी हो, या फिर अगर नहीं हो तो वो सवाल उन पे खड़े कर सके। ये सिनेरियो बनता हुआ हमें दिख रहा है। हम ये नहीं कह रहे कि उनकी सोच क्या है, उनका क्या है। ये भी हो सकता है कि वो एक महिला है, वो उस महिला का दर्द समझ रही हूँ इसलिए प्रोटेस्ट पे जा रही हूँ। शायद लोगों को ये लगे कि भाई महिला है, उसका दर्द समझ रही हैं, सड़कों पर उतरने के लिए उनके साथ उनका समर्थन कर रही हैं, उनके साथ बैठ रही हैं। तो
ये भी लगे कि मुख्यमंत्री है, मुख्यमंत्री अपना पद छोड़कर लोगों के साथ बैठ रही है, सड़कों पर मार्च कर रही है, उनका सहयोग कर रही है। 45 मिनट से ऊपर ममता बनर्जी खैर बैठ नहीं पाएंगी, जहां तक उनकी उम्र और उनका लिहाजा हमने शुरुआत से देखा है। मैं आपके पास आऊंगा हिमांशु, खबर को बहुत डीप डाउन आप देखते हैं, वेबसाइट पे लगातार चढ़ाते रहते हैं। सीसीटीवी फुटेजेस को लेकर कुछ मामला आपके आंखों के सामने आया कि क्यों कोई फुटेज आया हो या ऐसा कुछ? पहले तो मैं ये मतलब संदेश खाली के दौरान ममता बनर्जी को याद नहीं आया कि सीबीआई जांच होनी चाहिए, जो वो इस केस पे कह रही है सीबीआई जांच। ये सीबीआई वही है जब मोदी सरकार की सीबीआई है। जब ईडी सीबीआई वहाँ पे पहुंचती है तो आरोप लगते हैं कि सीबीआई मोदी सरकार के अंडर काम करती है, मेरी पुलिस प्रशासन इतनी अच्छी है, अब कहाँ गई तुम्हारी पुलिस प्रशासन? अब पुलिस प्रशासन की कर दी ऐसी की तैसी। सॉरी मैं ऐसा कह रहा हूँ, पर लेकिन थोड़ा जब गुस्सा आता है तो ऐसा बोलना पड़ता है। उस वक्त जब हमने संदेश खाली में देखा तो ममता बनर्जी ने साफ कहा था कि यहाँ पे कोई सीबीआई जांच नहीं होगी, क्योंकि मेरी प्रशासन पुलिस बहुत काफ़ी अच्छी है। और पिछले इस केस में जो पुलिस जांच कर रही है उसके तो पलीता ही लगा दिया ना ममता बनर्जी ने कि अब इस मामले में सीबीआई जांच करेगी। और देखो रही बात प्रोटेस्ट की, अब ममता बनर्जी की मजबूरी है, अगर मेरा कोई सहयोगी, मेरा दोस्त कुछ गलत काम कर रहा है तो मुझे उसे बचाना ही पड़ेगा, है ना। वही काम अब ममता बनर्जी कर रही है, क्योंकि उनको बचाना है तो उनको प्रोटेस्ट पे उतरना ही पड़ेगा ताकि जनता के बीच अच्छी छवि जाए, इस वजह से। मैं अगला सवाल आपसे लूंगा समीक्षा। अभी आपने मेरे को एक अपडेट दी थी कि नई प्रिंसिपल अपॉइंट की गई हैं जी, और उन प्रिंसिपल ने बड़ा ही तगड़ा बयान दे दिया है कि कोई भी स्टूडेंट मुझसे कुछ एक्सपेक्टेशन नहीं रखेगा इस केस को लेकर के। कैसे देखते हैं महिला होने के साथ? मैं ये सवाल आपसे भी लूंगा कि नई प्रिंसिपल जो है वो खुद महिला है और उसके बाद इस प्रकार की बात करना कि मुझसे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखेगा, तो किससे एक्सपेक्टेशन रखे? सरकार, राज्य सरकार अपने पल्ले से हाथ झाड़ देती है कि मुझसे एक्सपेक्टेशन मत रखना। पुलिस प्रशासन अपने पल्ले से हाथ झाड़ती है कि मुझसे कोई एक्सपेक्टेशन मत रखना। पुलिस प्रशासन के बाद जब नई प्रिंसिपल अपॉइंट होती है तो वो हाथ झाड़ देती है कि मुझसे एक्सपेक्टेशन मत रखना। जो उस समय के प्रिंसिपल होते हैं वो हाथ झाड़ के इस्तीफा दे दे कि मुझसे कोई एक्सपेक्टेशन मत रखना। जब ये सब कुछ हो जाता है तो सेंट्रल जो क्राइम ब्रांच है, ठीक है, जो इन्वेस्टिगेशन करेगा सीबीआई, अब क्या है, वो हाथ झाड़ देगा। क्योंकि उसने ऐसा नहीं है कि मैं तो सबसे पहले मैं बहुत सिंपल सी बात समझता हूं कि सीबीआई के हाथ में जब केस जाता है तो केस का आधा मट्टी पलित वहीं हो जाती है, क्योंकि हमने सुशांत सिंह राजपूत का केस देखा है, उसके अलावा कई ऐसे केसेस देखे हैं जो मट्टी पलित हो चुके हैं, ठीक है। तो आप समझिए कि प्रशासन कितने अच्छे से एक दूसरे को डिफेंड कर रहे हैं। मेरे हिसाब से तो कहीं ना कहीं यहां पे ममता बनर्जी और जो स्टेट पुलिस है और जो सीबीआई है, ये सब मिलकर के हाथ मिलाकर के बस ये सोच रहे हैं कि केस बंद कर दे, यहां से प्रोटेस्टर्स को हटा दे। ये कहीं ना कहीं मेरी मानसिकता है। कहते हैं कि औरत ही औरत की सबसे बड़ी दुश्मन होती है। आप खुद एक लेडी हैं, आप प्रिंसिपल बनी हैं और आप वहाँ बैठ के ये कह रही हैं कि मुझसे कुछ एक्सपेक्टेशंस मत रखना। तो आप प्रिंसिपल बनी क्यों हैं? आपको पहले ही नहीं बनना चाहिए था। आपको पता नहीं आप किस सिचुएशन में उस कॉलेज की, उस मेडिकल कॉलेज की प्रिंसिपल बन रही हैं। आपको उसके बाद आप ये कह रही हैं कि मुझसे एक्सपेक्टेशंस मत रखना। किससे एक्सपेक्टेशंस रखेंगे वो स्टूडेंट्स? वो अपनी सेफ्टी के बारे में किससे कहेंगे? एक डॉक्टर्स प्रोटेक्शन एक्ट होता है, वो पहले 1897 में लागू हुआ था, उसके बाद वो बंद हो गया। अब क्यों नहीं लागू हो रहा है वो? आप पहले तो आप ऐसे सिचुएशन में आप पहले पद हासिल कर रहे हो, सैलरी तो आपकी आ ही रही है आपके अकाउंट में, लेकिन आप फिर कह रहे हो कि मुझसे एक्सपेक्टेशंस मत रखना। उसके बाद एक्चुअली लोगों की भी सोच बहुत नीचे गिर चुकी है। मैंने एक ट्वीट देखा एक लड़के का, ही इज़ यंग, उसने ये ट्वीट किया है कि आजकल के मर्दों को क्या हो गया है, अगर उनको रेप भी करना है तो मैंने उसकी तस्वीर देखी लड़की की, वो सुंदर नहीं थी। इसका क्या मतलब बनता है? आप रेप भी सुंदरता देख के करेंगे? इस देश में लड़कियों की इज्जत, किसानों की मेहनत और जवानों की जो जान होती है ना, उसकी कोई कीमत नहीं रह गई है। अब ये देश इतना नीचे गिर चुका है कि जिस देश में, और कोलकाता में दुर्गा पूजा इतना बड़ा होता है, वहाँ लोग मतलब स्त्रियों को भगवान के रूप में देखा जाता है और वहाँ ये सारी चीज़ें हो रही हैं। मैं अपनी सहयोगी की एक चीज़ से सहमति नहीं रखती हूँ। उन्होंने कहा है कि हमारा देश इतना नीचे गिर गया है। हमारा देश नीचे नहीं गिरा है, हमारे देश के लोग नीचे गिर गए हैं, उनकी सोच नीचे गिर गई है। तो उन लोगों की सोच से, उन लोगों की मानसिकता से हम देश पे पॉइंट नहीं उठा सकते हैं। हमारा देश को सोने की चिड़िया कहा जाता है। हमारा देश बहुत, जिसे कहें कि शब्दों में बयान नहीं कर सकते, हमारा देश वो है। तो खैर मुद्दे पे आते हैं। अब मुद्दा ये है कि आप कुछ सवाल पूछ रहे थे मुझसे, महिला डॉक्टर को लेकर, हाँ, जो नई प्रिंसिपल अपॉइंट हुई है। भाई देखो, साफ सीधी सी बात है, सिंपल सी बात है, सब चाहते हैं कि भाई मैं सेफ रहूं,
इसलिए उन्होंने भी ये बयान दे दिया कि भाई मुझसे कोई भी उम्मीद ये बयान दे दिया। हाँ। लेकिन ये उचित है, सवाल ये बनता है। मैं वही बोल रही हूँ ना कि वो अपने आप को सेफ रखना चाह रही हैं कि भाई मुझसे कुछ मत पूछो, मैं कुछ जवाब नहीं दे सकती क्योंकि मैं नई आई हूँ, मुझे इस घटना के बारे में कुछ पता नहीं है, मेरे रहते यहाँ पर ये घटना हुई नहीं थी, तो मैं क्या बोलूँ। समझ रहे हो, ये सब चीजें उनके दिमाग में चल रही होंगी। ठीक है, अब ये चीज है कि अब वो महिलाएं हैं, आपने बोला कि वो महिलाएं हैं, ठीक है। अब सबसे बड़ी बात ये है कि क्या अब अगर वो नई भी अपॉइंट हुई हैं, नए उन्होंने अपना पदभार संभाला है, तो उनकी जिम्मेदारी ये बनती थी कहने की कि अब ये जो हुआ मेरी सांत्वना इनके साथ है, इनके परिवार के साथ है, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगी कि ऐसी कोई घटना अब आगे ना हो। मैं सभी डॉक्टरों को सेफ्टी प्रोवाइड करूंगी और देखूंगी कि कोई भी अपनी ड्यूटी जो उनकी टाइमिंग है उससे ज्यादा ड्यूटी ना करे। चलिए ठीक है, मैं अंतिम आपके पास आ रहा हूँ। पहले तो देखो, मैं ना अभी न्यूज़ आई है कि जो मतलब डॉक्टर थी वो डेली की डायरी लिखा करती थी, तो उनके पिता ने उसमें क्या है मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। मेरी बेटी रोज़ डायरी लिखती थी, उसने डॉक्टर बनने के लिए बहुत मेहनत की थी, वो हर दिन 10 से 15 घंटे पढ़ाई करती थी। हत्या की रात नाइट शिफ्ट पर जाने से पहले उसने डायरी लिखी। उसकी लिखी आखिरी बात वो थी कि वो MD कोर्स में गोल्ड मेडलिस्ट बनना चाहती है, लेकिन अब उसका सपना अधूरा रह गया क्योंकि वो एक रेपिस्ट की शिकार बन गई। अब देखिए, पहले तो यहाँ पे डॉक्टर बनने की इतनी मशक्कत है कि यदि आप डॉक्टर कोर्स करते हो, ऊपर तक पहुंच जाते हो तो पेपर लीक हो जाता है। और डॉक्टर को 36 घंटे ड्यूटी दी है, ये इस बात का मतलब सबूत है कि हमारे देश में डॉक्टरों की कमी तो है ही, इसलिए कि उसको वहाँ पे 36 घंटे की ड्यूटी की गई। और उसके बाद भी वो प्रिंसिपल कहते हैं कि उस डॉक्टर को आराम करने के लिए वहाँ जाने की ज़रूरत क्या थी। और दूसरा सवाल उठता है, कल हमारे देश को आज़ादी मिली है, आज़ादी कितनी कीमती है, हमें ये केस देख के समझना चाहिए कि आज भी महिला जो वो करना चाहती है वो नहीं कर पा रही। और दूसरा, बड़े हम ट्रैक्टर, पहले तो मोदी सरकार ने कहा था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ट्रैक्टर और तमाम ट्रोले पर हम लिखा देखते हैं, पर मैं ये कहना चाहूँगा कि बेटी के साथ साथ अपने बेटों को भी पढ़ाओ। उन्हें ये बात बताओ कि हम जिस तरह से अपनी बहन बेटियों के साथ व्यवहार करते हैं, उसी तरह से हमें बाहर अपने महिला मित्र के साथ भी व्यवहार करना है। ये जरूरी नहीं कि आपको स्कूल में ही वो चीज़ बताई जाए, बैड टच गुड टच, ये कुछ पेरेंट्स की जिम्मेदारी भी बनती है को स्टार्टिंग से अपने बच्चों को बैड टच और गुड टच के बारे में सलाह दे, ताकि वो जैसे जैसे उम्र के साथ बढ़ते रहें तो अपने महिला मित्र के साथ फ्रैंक हो सके और उनका जो भी माइंड है ना, वो उस तरह से ना सोचे जो आज समाज सोच पा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। सबसे पहले तो आप लोगों से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि बेटी पैदा करना बंद कर दीजिए। माफ़ी चाहता हूँ, मेरे कड़वे शब्द लगेंगे आप लोगों को। बेटी पैदा करना बंद कर दीजिए, क्योंकि जब आप अपनी बेटी को बड़ा कर रहे होंगे तो सबसे पहले समाज आपके ऊपर सवाल खड़ा करेगा कि कल को जब इसका विवाह होगा तो तुम इसको कैसे संभालोगे। जब आप उसे पढ़ा लिखा देंगे तो पढ़ते लिखते समय में एक नहीं बल्कि ये तो एक रेप केस है, अगर हम उनकी डायरीज ठीक से पढ़ें या फिर उनके मन की बातें अगर हम पढ़ पाते तो हमें पता चलता कि कई लड़कों ने उनको परेशान किया होगा, कई लोगों ने उनके ऊपर गलत तरीके के ब्लेम्स लगाए होंगे। ठीक है, जब वो घर से निकलती होंगी तो कई बार उनसे सवाल किए जाते होंगे कि तुम कहाँ जा रही हो, कुछ तुम गलत करने तो नहीं जा रही हो। और इसमें भी कई लोग उन्हीं के गाँव के उनके ऊपर सवाल खड़ा करेंगे कि ये लड़की ही तो ऐसी नहीं थी। ये हकीकत है, मैं ज़मीनी हकीकत की बात करता हूँ। मैं ऑन कैमरा, देखिए मैं जैसे कैमरे के पीछे हूँ मैं वैसा हूँ आप लोगों के सामने। तो बेटी पैदा करना बंद कर दीजिए। वेस्ट बंगाल एक ऐसी जगह जहाँ पे इस पूरे दुनिया की सबसे ज़्यादा शक्तिपीठ है, महिलाओं का राज्य कहना चाहिए उसे। वहाँ की चीफ मिनिस्टर एक फीमेल है। ठीक है, वहाँ पे महिलाओं के सम्मान के लिए दुर्गा पूजा होती है। ठीक है, और बहुत सारी चीज़ें, इतनी सारी चीज़ें वेस्ट बंगाल में है महिलाओं के लिए ख़ास तौर पे कि हम सोच भी नहीं सकते हैं, है ना। सबसे पहले अगर इस पूरी हिंदुस्तान में मॉडर्नाइजेशन कहीं से शुरू हुआ तो कोलकाता था, क्योंकि वहीं पे सबसे पहले अंग्रेज़ पहुंचे और उन्होंने मॉडर्न चीज़ें दिखाई कि कैसे होता है। लेकिन उसके बावजूद भी समझिए कि वहाँ की छोटी सोच किस प्रकार से आज महिलाओं के ऊपर भारी हो रही है। सनातन संस्कृति की बात करते हैं हम लोग, यत्र नार्यस्ति पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ देवता का वास होता है। तो क्या हकीकत में बंगाल में देवता वास कर रहे हैं? और मैं उन प्रोटेस्टर्स से भी सवाल करना चाहता हूं कि क्या आप लोग जो तोड़फोड़ कर रहे हैं इससे न्याय मिल जाएगा? इससे कल को, देखिए थोड़ा गलत मत समझिएगा, आप लोग आक्रोशित हैं, लेकिन कल को जब आप लोग उसी अस्पताल में जाएंगे तो आपको सुविधाएं कम मिलेंगी। वो चीज़ें आप ही के पैसों से खरीदी गई हैं, तो तोड़फोड़ का कोई अर्थ नहीं बनता है। जो लोग गर्ल्स हॉस्टल में घुसे हैं,
कल को वो रेपिस्ट ना बन जाए तो सबसे पहले तो उनको अरेस्ट किया जाए, जो सीसीटीवी फुटेजेस आ रहे हैं उसके जरिए। कोई बड़ी बात नहीं है पुलिस प्रशासन के लिए सब करना। सुरक्षा, उस अस्पताल की सुरक्षा बेहद जरूरी है। जवाबदेही ली जाए, उन लोगों से जवाबदेही ली जाए जो लोग कमेंट्स कर रहे हैं कि वो खूबसूरत नहीं थी। भगवान ना करे कि कल को अगर आपके घर में जो माँ बहन है उनके साथ ऐसा हो, आप भी खूबसूरती नापेंगे क्या उस समय अपने माता बहन की या फिर सामने वाले की? आप उस समय खूबसूरती नहीं नापेंगे। और आजकल बड़ा एक लाइन चल रही है कि हमारे देश में तो महिलाओं को बचाने के लिए महाभारत और रावणों के साथ युद्ध कर लिया जाता था। तो ये संस्कृति कहाँ से आ गई कि तलवार पकड़ना छोड़ करके हम लोग मोमबत्ती पकड़ना शुरू कर गए? कानून ने शायद ये संस्कृति सिखाई। अभी तो इसका अर्थ ये नहीं है कि हम हमेशा अपनी संस्कृति को भूल जाए, क्योंकि धर्म के लिए कई बार युद्ध करना आवश्यक होता है। युद्ध स्तर किसी भी लेवल पर हो सकता है। इसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट से भी जवाब लेना चाहिए, इसके लिए राज्य की सरकार से भी जवाब लेना चाहिए। ममता बनर्जी जो मोमबत्ती पकड़ने जा रही हैं, सबसे पहले तो उनका कोई अर्थ नहीं बनता है, क्योंकि आप वहां पे जाएंगे तो मैं बहुत सिंपल सी भाषा में ये समझता हूँ, देखिए बहुत कैजुअली ये बात बोल रहा हूँ और बहुत सोच समझ के बात बोल रहा हूं कि सबसे पहले आप अपनी सिक्योरिटी टाइट करवाएंगी, वहां पे एक माहौल बनाएंगी और जो वहां पे प्रोटेस्टर्स होंगे उनको पीछे कर करके आपके जो पार्टी के कार्यकर्ता होंगे वो आगे बैठेंगे। ठीक है, वो लोग जवाब लेने से ज्यादा बेहतर समझेंगे कि ममता बनर्जी के साथ में कुछ एक आध तस्वीर ले लूं, कुछ राजनीति चमका लूं, वो ज्यादा बेहतर रहेगा। और आप भी वहां पर जाएंगे तो आप मेरे हिसाब से 2 घंटे से ऊपर नहीं बैठेंगे। ऐसा नहीं है कि आप निर्जला उपवास पे बैठ जाएंगे कि जब तक इस बच्ची को न्याय नहीं मिलेगा तब तक मैं भूखी रहूंगी, ऐसा कुछ भी नहीं करने वाली आप। और मैं तो समझता हूं आप वही ममता बनर्जी है ना, बहुत सिंपल शब्दों में आपसे पूछ रहा हूं, वही ममता बनर्जी है जो चुनावी समय में स्टेज पे खड़े होके चंडी पाठ किया करती थी, है ना। तो आज वो चंडी अवतार नजर नहीं आ रहा है ममता बनर्जी को, और ये देख करके दुख होता है, क्योंकि यू आर दी ओनली सिटिंग चीफ मिनिस्टर हु इज वुमेन इन ऑल अक्रॉस द कंट्री। सो वी आर आस्किंग इट टू यू कि चंडी अवतार की आवश्यकता है। और मेरे हिसाब से अब आ गया है वो समय दिखाने का कि दुर्गा क्या होती है, काली क्या होती है, और जब उनको क्रोध आता है तो भगवान शंकर को भी नहीं छोड़ती हैं। ठीक है, तो आप और हम कहीं एग्जिस्ट नहीं करते हैं। रेपिस्ट के साथ जो उसने किया है उसको बराबर उस प्रकार की सजा मिलनी चाहिए, उस महिला को न्याय मिलना चाहिए उनके साथ जो भी हुआ है। और ये जो एक्स्ट्रा जो लोग ड्यूटी करवा रहे हैं, बाबू तुम लोगों को संभालना बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये जो एक्स्ट्रा ड्यूटी तुम लोग करवा रहे हो ना, आज तुम लोगों को मजाक लग रहा है, लेकिन कल को जब ऑफिशियली कानून बनेगा इसके ऊपर बहुत गलत होगा। रीनीट की आवाज उठाते हो, बलात्कारी की फांसी की आवाज भी उठाओ, बहुत जरूरी है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस वीडियो को खत्म करूंगा। आपके हिस्से की राय क्या है? बेहद महत्वपूर्ण है। सोशल मीडिया का युद्ध बेहद जरूरी है, क्योंकि अगर ऐसे कमेंट करने वाले लोग हैं कि वो खूबसूरत नहीं है, तो ऐसे कमेंट करने वाले लोग भी होने चाहिए कि महिला की खूबसूरती उसके तन बदन से नहीं आती है, उसके चेहरे से नहीं आती है, उसने डॉक्टर रहते हुए जिन लोगों को ठीक किया होगा उससे आती है, उसने जिस प्रकार से अपने परिवार को संभालने की कोशिश की होगी उससे आती है। और मुझे बड़ा दुख हो रहा है ये कहते हुए कि आज उनका सपना अधूरा रह गया। किसी के सपने को आपने मारा है, केवल एक महिला को नहीं मारा, किसी की बहन को, किसी की बेटी को, किसी होने वाली माँ को मारा है। और आपने इस हिंदुस्तान में रहने वाली 40 से 50 करोड़ महिलाओं के हृदय को मारा है, क्योंकि आज वो सुरक्षित नहीं है। इफ इट इज नोएडा, ठीक है, साइबर सिटी, इफ इट इज गुड़गांव, इफ इट इज दिल्ली, इफ इट इज महाराष्ट्र, इफ इट इज एनी अदर स्टेट, अरे जम्मू कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक महिला सुरक्षित नहीं है। और आप लोग खड़े होकर के छाती ठोक करके, सांसद खड़े होकर के बोल देते हैं कि हमारा धर्म इकलौता धर्म है, हमारा देश में इकलौता ऐसा धर्म है जहां पे महिलाएं भी देवी के रूप में पूजी जाती हैं। तो क्या फायदा इस देवी के रूप में पूजे जाने का जब आप उसे देवी का दर्जा नहीं दे सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ विराम करना चाहूंगा, ज्यादा समय नहीं लूंगा, युद्ध अभी बाकी है। और ठीक है, और एक और बहुत अच्छी लाइन है, मैं शायद उस लाइन को ठीक से बोल ना पाऊं, द्रौपदी उठने का समय आ गया है, क्योंकि अब कन्हैया ना आएंगे। धन्यवाद।